जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 24 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। सो आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से जो है वो न्यूज को कवर करते हैं, वो भी डिटेल में। और देखिए, जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यूपी पीसीएस में फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जो है वो जरूर ज्वाइन करिए। यहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। तो ये दिए गए नंबर पर जो है वो आप कांटेक्ट करिए और यहां से आप हमारे पेड कोर्सेज की डिटेल जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, ओनली करंट अफेयर्स के नाम से है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से है। प्लस हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज भी है जिसको भी आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये देखिए, हम ये सब पूरे टॉपिक्स को आज डिटेल में जो है वो कवर अप करने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इसमें बात हो रही है आसाम के फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के बारे में। यस, आसाम में जो विदेशी न्यायाधिकरण है उसके बारे में यहां पर चर्चा हो रही है, तो इसी पर ही हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो 5 जुलाई को अभी क्या हुआ कि आसाम सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिए बॉर्डर पुलिस को कि जो भी व्यक्ति 2014 से पहले इंडिया के अंदर इलीगली एंटर कर रहा है और वो व्यक्ति अगर गैर मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है, तो उसका केस जो है वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास रेफर ना किया जाए। तो ये चीज हम लोग को यहां पर जो है वो देखने को मिली, पहला पॉइंट। ये बात समझ में आई। अब ये जो डायरेक्शन आसाम सरकार ने दिया है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को ध्यान में रखते हुए दिया है, जिसके तहत ये कहा गया था कि जितने भी गैर मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम हैं, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए हैं, तो इंडिया जो है वो उन्हें पनाह प्रोवाइड कराएगा। इंडिया जो है वो उन्हें सिटीजनशिप, नागरिकता जो है वो देगा। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, विदेशी न्यायाधिकरण। तो इसके कुछ फैक्ट्स आप लिखिए, टाइटल में डाल दीजिए फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, विदेशी न्यायाधिकरण। तो सबसे पहला पॉइंट, ये एक कॉजी जुडिशियल बॉडी है, ये लिख लो आप। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसको स्टैब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया। और ये किस ऑर्डर के तहत स्टैब्लिश की गई? तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत की गई। और ये फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंडर आती है। तो विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 के तहत स्थापित हुई और विदेशी अधिनियम 1946 के तहत इसे संचालित किया जाता है। तो ये फैक्ट्स लिख लिया आपने, तो आपको समझ में आएगा कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है। और किस ऑर्डर के तहत आई? तो 1964 ऑर्डर के तहत इसको लाया गया और 1946 के कानून के तहत जो है वो इसको स्टैब्लिश किया जाता है और इसको रेगुलेट किया जाता है या ऑपरेट होती है ये, राइट, इसका संचालन होता है। अब ये अलाउ करती है स्टेट अथॉरिटी को कि कोई भी व्यक्ति अगर सस्पेक्ट पाया जाता है कि वो फॉरेनर है, वो इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर आया या फिर बिना कोई वीजा के या बिना कोई परमिशन के इंडिया के अंदर घुसा है, तो यहाँ पर बॉर्डर पुलिस उनको उठाकर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास जो है वो पेश कर देती है। देखो, फॉरेनर ट्राइब्यूनल है मतलब ये एक प्रकार की कोर्ट है जहां पर ये डिसाइड होता है कि कौन व्यक्ति जो है वो इंडियन सिटीजन है, कौन फॉरेनर है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की बारे में बात करें तो 2019 के अंदर कुछ अमेंडमेंट जो है वो लाए गए थे कि किस प्रकार से फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो है वो हैंडल करेंगी अपील्स को। कि जो भी, जैसे कि नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन का एक टॉपिक बहुत लंबा जो है वो चला था, जिस प्रोसेस के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा था कि आसाम के अंदर कितने लोग जो है वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो उनकी एक पूरी लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही थी। लोगों को जो है वो प्रूफ करना था कि वो इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया के अंदर मतलब इंडिया के ही नागरिकता उनके पास है, राइट। तो जो लोग प्रूफ नहीं कर पा रहे थे तो उनको जो है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल पे भेजा जा रहा था। और अब देखो, काफी सारे लोग फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में ऐसे भी थे जिनके पास दस्तावेज नहीं थे ये प्रूव करने के कि वो इंडियन सिटीजन है, बट वो सालों से और सदियों से जो है वो इंडिया के अंदर रह रहे थे, उनके पूर्वज भी इंडिया के ही थे। तो बट उनके पास दस्तावेज नहीं थे प्रूफ करने के, तो उसके लिए कैसे अपील करेंगे? तो इसकी पूरी प्रोसेस जो है वो 2019 के संशोधन में हम लोग को देखने को मिली, राइट। अभी ये लिखना नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जितने भी डीएम हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो सेटअप कर सकते हैं ट्राइब्यूनल। ऑल्दो आज की डेट में एक्सक्लूसिवली ये ट्राइब्यूनल हम लोग को आसाम के अंदर देखने को मिलता है। तो याद रखना, ये डीएम के पास जो है वो पावर होती है कि वो इस प्रकार के ट्राइब्यूनल जो है वो
सेटअप कर सकते हैं। बट हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही जो है उसको लाया जाता है वैसे तो। और देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आदमी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम लोग को आईएएस ऑफिसर जो है वो देखने को मिलता है, राइट, या मिलती है, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिए, ये वाला फैक्ट जो है आप लिख लेना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये लिखिए आप, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके पास जो है ये पावर हम लोग को देखने को मिलती है, ये मतलब ट्राइब्यूनल्स को जो है वो सेटअप करने की, न्यायाधिकरण को स्थापित करने की। सिर्फ इतना लिख लो आप। अब किस प्रकार के केसेस जो है वो हैंडल किए जाते हैं, किस प्रकार के मामले हम लोग को जो है वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जो भी मामला बॉर्डर पुलिस, यानी कि बॉर्डर पर कोई भी जो बॉर्डर पुलिस जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, कि किसी भी सस्पेक्टेड व्यक्ति को अगर ये पकड़ लेते हैं तो उनके इलेक्टोरल रोल्स के आगे जो है वो डी, डाउटफुल जो है वो मार्क कर देते हैं और उनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल पे भेज दिया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रेफर करती है डी वोटर्स केसेस को फॉरेनर ट्राइब्यूनल के पास, कि भाई आप जाइए और जाकर जो है वो अपने आप साबित करिए कि आप इंडियन सिटीजन है। फिर हर एक फॉरेन ट्राइब्यूनल के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि जुडिशियल एक्सपीरियंस के मेंबर होते हैं। वो तो ऑब्वियस ही बात है, कोर्ट है तो जुडिशियल एक्सपीरियंस के ही मेंबर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। और ये जजेस, एडवोकेट्स या फिर सिविल सर्वेंट्स भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। और इनके पास बिल्कुल सिमिलर पावर होती है सिविल कोर्ट, ये लिख लेना आप। तो सिविल अदालतों की शक्तियां जो होती है वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल पे हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। किसी को बुलवाना, समन करना, राइट, समन जारी करना किसी के लिए, ओथ टेकिंग करवाने के लिए, शपथ दिलवाने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करवाने के लिए ये ऑर्डर जो है वो पास कर सकती है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, ठीक है। और ये ट्राइब्यूनल, ये कोर्ट जो है उसको नोटिफाई करना पड़ता है सस्पेक्टेड फॉरेनर्स को 10 दिन के अंदर, और केस को जो है वो रिजॉल्व करना पड़ता है 60 दिन के अंदर, राइट। मतलब ये बस इतना लिखोगे आप कि 60 दिन के अंदर केस जो है वो रिजॉल्व इसके अंदर जो है वो किए जाते हैं। तो ये फैक्ट है, ये आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। और सेक्शन 9 के तहत हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है फॉरेनर्स एक्ट के, कि जो भी अपराधी, अक्यूज जो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको फॉरेनर जो है फॉरेनर करार किया गया है, राइट। अब अपराधी नहीं बोलूंगा, आरोपी, राइट, जो अक्यूज होते हैं, जो आरोपी हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जिनके ऊपर आरोप लगा है कि भाई वो फॉरेनर है, तो उसी व्यक्ति को जो है वो प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं वो फॉरेनर नहीं है, वो इंडियन सिटीजन है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो उसी के ऊपर आता है कि जिसके ऊपर आरोप जो है वो लगा हुआ है। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और जो अपील जो हम लोग को देखने को मिलती है वो 30 दिन के अंदर जो है वो फाइल की जाती है, राइट। जो रिव्यू एप्लीकेशन जो होती है, यानी कि एक व्यक्ति अगर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं है तो 30 दिन के अंदर वो फिर से फॉरेनर ट्राइब्यूनल को बोल सकता है कि एक बार और फिर से मेरी दलील जो है वो एक्सेप्ट करो, राइट। और अनफेवरेबल फॉरेनर ट्राइब्यूनल की रूलिंग जो है वो अपील की जा सकती है हाई कोर्ट के पास और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो फॉरेनर ट्राइब्यूनल के मामलों को जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है वो ले जा सकता है, यानी कि उनके ऑर्डर्स को। बात समझ में आ रही है। अब इसके अलावा रोल के बारे में बात करते हैं। आसाम बॉर्डर पुलिस के क्या रोल हम लोग को देखने को मिलता है। तो आसाम बॉर्डर पुलिस को 1962 में जो है वो बनाया गया था। प्रिवेंशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तानी स्कीम के तहत हम लोग को देखने को मिला। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, पाकिस्तानी घुसपैठ रोकथाम योजना हम लोग को देखने को मिलती है। 1962 में जो है वो ये लाई गई थी, ये लिख लेना आप। तो इसके तहत बॉर्डर पुलिस जो है वो बनाई गई और 1974 में वो फाइनली एस्टैब्लिश हुई, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट विंग के तौर पर। ये किसी भी इलीगल इमिग्रेंट जो होते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी परमिशन से इंडिया के अंदर अगर रह रहे हैं तो उनको डिटेक्ट करते हैं और उनको डिपोर्ट करने का काम करवाते हैं। मतलब ये बेसिकली बॉर्डर पुलिस फॉरेनर ट्राइब्यूनल के पास जो है वो केस रेफर कर देती है किसी सस्पेक्टेड व्यक्ति को, यानी कि उनको लगता है कि यार कोई ये फलाना व्यक्ति है जिसके ऊपर उनको शक होता है, तो उसको उठाकर जो है वो तुरंत फॉरेनर ट्राइब्यूनल में जो है वो दे दिया जाता है, राइट। बस ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये बेसिकली इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पर जो है वो पेट्रोलिंग भी करते हैं, राइट, गश्त जो है वो करते हैं। और फिर इसके अलावा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का भी काम करते हैं ये इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट। फिर बॉर्डर पुलिस के बारे में हम लोग बात करें तो बॉर्डर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होती है। तो ये रिवराइन और 4 सैंड बार जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया, जो रेतीले एरिया हम लोग को देखने को मिलता है ना, जहां से लोग जो है वो इंडिया के अंदर घुसपैठी करते हैं, चुपचाप जो है वो अंदर एंटर करते हैं, तो वहां पर भी ये तैनात रहते हैं। और इवन ये डी वोटर के केस को भी जो है वो हैंडल करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको सौंपती है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर जो डी वोटर्स होते हैं उनको पकड़कर कहां पर जो है प्रस्तुत करते हैं, फॉरेनर ट्राइब्यूनल के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के कई बार ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचे, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो निंदा करी है। ये कहा है कि फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने कई बार जो है वो कुछ किसानों को जो है वो विदेशी घोषित किया है,
राइट? मतलब ऐसे गरीब किसान पीड़ित लोग जिनको फॉरेनर जो है वो घोषित किया, जिनके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं थे, बट ये चीज क्लियर हो रही थी कि हाँ वो इंडिया के ही निवासी थे। तो यही कई बार करप्शन का मामला हमें सामने देखने को मिलता है। कई बार फॉरेनर के केस को जो है वो सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता, तो ऐसे भी मामले जो है वो सामने आते हैं, राइट? नोटिस जो है वो कई बार इम्प्रॉपरली पोस्ट कर दिया जाता है। कई बार जो आरोपी जो होता है वो उसको पता ही नहीं होता कि उसके ऊपर जो है वो आरोप लगा है। उसके केस के बारे में उसकी पेशियां चल रही है, उसको आइडिया ही नहीं, वो जा ही नहीं पा रहा है। और जा नहीं रहा पेशी में तो ऑब्वियस सी बात है, फिर अरेस्ट वारंट उसके अगेंस्ट है वो लग जाता है, तो उसके घर तक प्रॉपर नोटिस नहीं पहुंचता कई बार, राइट? तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है वो इन ट्राइब्यूनल्स को जो है वो सेटअप किया गया था। और आर्टिकल 323 ए, इसके अंदर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करता है, यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के की बात करता है। और आर्टिकल 323 बी जो है वो दूसरे प्रकार के ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। तो ये कुछ चीजें भी आपको थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो लिख लेनी है और याद रखनी है। ये वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्पेशली जो मैंने भी आपको बताई है, ये दोनों। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में जो है वो आपको पढ़ना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में जो है वो आज के आज आपको पढ़ के कंप्लीट करना है। ये पॉलिटी का काफी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, राइट? और ये एक बार बस आप रीड कर लेना। और अगर आपने किसी कोचिंग वगैरह को ज्वाइन किया है और नहीं किया है, तो आप हमारे कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर प्रॉपर आपकी तैयारी हम लोग जो है वो करवाते हैं, जहां पर पॉलिटी के अंदर ये पूरे टॉपिक जो है वो कवर करवाए जाएंगे, राइट? अगर किसी कोचिंग को ज्वाइन किया तो उन्होंने जरूर करवाया होगा, तो आप अपने नोट से रिवाइज कर लीजिएगा। और अभी तक आपकी कोचिंग में नहीं हुआ है तो पॉलिटी की क्लास में जरूर होगा, बट फिर भी एक बार अलग से जो है आप थोड़ा सा सर्च करके जो है इसके बारे में पढ़िए और उससे रिलेटेड जानकारी जो है वो लीजिए। ये आपका एक छोटा सा आज होमवर्क है जिसको आपको करना है। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कर्नाटक के जॉब रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड टॉपिक है। तो कर्नाटक सरकार ने अभी रिसेंटली प्रपोजल रखा था, कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट बिल 2024। हिंदी में मैं आपको बताऊं तो कर्नाटक ने निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की आवश्यकताओं के लिए उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवार के कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक 2024 का प्रस्ताव रखा। यानी कि सिंपल शब्दों में मैं आपको बोलूं तो ये कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2024 है। कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक 2024 हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट बिल ये हम लोग को 2024 का देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको देखो इस बिल के नाम से ही क्लियर हो गया कि कर्नाटक सरकार जो है वो ये चाह रही है कि वहां के जो लोकलाइट्स हैं, राइट, जो लोकल लोग हैं कर्नाटक स्टेट के, उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले, उनको जॉब में प्रायोरिटी जो है वो देने की बात की जा रही है। अब ये बिल जो है ये, इससे इंडस्ट्री वाले बिल्कुल भी खुश नहीं है। बताओ क्यों खुश होंगे, खुश नहीं है इंडस्ट्री वाले? अब मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं। ये सेम चीज पता है हरियाणा में भी चली थी, राइट? कुछ समय पहले 75% के रिजर्वेशन की बात हुई थी, जिसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो कि 50% रिजर्वेशन को लेकर लिमिट जो है, यानी कि जो अपर लिमिट जो रहती है रिजर्वेशन को लेकर, वो 50% लिमिट जो है वो किसके द्वारा लगाई गई थी, यानी कि कौन से केस में इसको लगाया गया था? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट वो केस है जिसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इंडस्ट्री वाले खुश क्यों नहीं है? अब बात ध्यान समझना बॉस। होता यह है कि कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई, अब उस इंडस्ट्री को चाहिए हाई स्किल्ड, हाई क्वालिफाइड लोग, कैंडिडेट्स। अब वहां पर लोकल एरिया में हाई स्किल्ड, हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिल नहीं रहे उनको। बट अगर इस प्रकार का कोई बिल आ जाए तो इसके लिए इंडस्ट्री के लिए मजबूरी हो गई कि उनको लोकलाइट्स को भरना ही है, भले स्किल हो या ना हो, या फिर भरकर उनमें स्किल्स के लिए अलग से पैसे खर्च करना। तो इसमें तो भाई ये तो प्राइवेट सेक्टर है, ये तो फिर खत्म हो जाएगा। ये तो बोलेगा कि भाई नहीं, मुझे तो काम ही नहीं करना, और फिर इसलिए वो उस स्टेट से हट जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अगर उस राज्य से हटेंगी तो उस राज्य के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की समस्या जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। उस राज्य का जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी जो है वो कम हो जाएगा। कम ऑन से यस और नो, गलत बोल रहा हूं क्या मैं? इसीलिए इंडस्ट्री लीडर इसलिए बोल रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, हमारे ऊपर दबाव क्यों डाल रहे हो कि हम लोकलाइट्स को ही हायर करें? हम तो उसको हायर करेंगे ना जो बेस्ट है। कम ऑन, यस और नो? भाई आप एक कंपनी के मालिक हो, आप उसी को हायर करोगे ना कि जो उस कंपनी में काम करने के लिए केपेबल है।
आप इसलिए तो हायर नहीं करोगे कि भाई सरकार ने बोल दिया भरो लोगों को, तो भर रहे हो फालतू में, या फिर उसको आप एजुकेट कर रहे हो अननेसेसरी, अलग से पैसा खर्च कर रहे हो उसकी स्किल्स डेवलप करने के ऊपर, उसको एजुकेट करने के ऊपर, है ना? तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी आज की, जो हम लोग को यहाँ पर नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। सो इसके अंदर, इस बिल के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो अगेन इन्होंने भी 75% की बात करी है कि भाई जो भी लोकल कैंडिडेट्स है नॉन मैनेजमेंट पोजीशन के अंदर, तो उनमें 75% रिजर्वेशन जो है वो उनको दिया जाएगा, राइट? गैर प्रबंधन पदों पर जो स्थानीय उम्मीदवार है उनके लिए 75%, 50% उनके लिए जो मैनेजमेंट पोजीशन पर हम लोग को देखने को मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, राइट? तो ये चीज हम लोग को इसके अंदर दो स्लैब जो है वो इस प्रकार के देखने को मिले। अब डेफिनेशन जो है वो लोकल कैंडिडेट की क्या है, तो कोई भी व्यक्ति जो कर्नाटक के अंदर जिसका जन्म हुआ हो या पिछले 15 सालों में वो कर्नाटक में रह रहा हो, तो वो कर्नाटक का निवासी माना जाएगा, राइट? उसके उसके पास कन्नड़ कन्नड़ में जो है वो उसको बोलना आता हो, लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, तो वो व्यक्ति जो है वो लोकल क्या कैंडिडेट जो है वो कहलाएगा। तो ये बात यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर इसके अलावा इन्होंने बोला मैनेजमेंट रोल्स और नॉन मैनेजमेंट रोल्स। तो मैनेजमेंट रोल जो है वो क्या होता है, प्रबंधन भूमिकाएं और गैर प्रबंधन भूमिकाएं क्या होती है। जैसा अभी हमने देखा ना कि जो नॉन मैनेजमेंट में है उसको 75% रिजर्वेशन है उसके लिए, जो मैनेजमेंट में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि उसके लिए कितना है, बताओ कमेंट बॉक्स में, 50%। तो मैनेजमेंट मतलब जो सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है एक प्रकार से, राइट, जिसका टेक्निकल स्किल्स है, जो ऑपरेशंस जानता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे है, राइट, प्लानिंग क्रिएट कर रहा है कंपनी के लिए, तो उसके लिए 50% रिजर्वेशन, यानी कि 50% लोग वहां के लोकलाइट होंगे। और नॉन मैनेजमेंट में तो 75% है, मतलब जो क्लर्क की जॉब कर रहा है, जो अनस्किल्ड जॉब कर रहा है, या जो सेमी स्किल्ड जॉब कर रहा है, जो आईटी या फिर आईटीईएस सेक्टर में जो है वो स्किल्ड पोजीशन पर है, राइट। तो ये हम लोग को जॉब की कैटेगरी देखने को, ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी के लिए आपको, ये सिर्फ समझ लो। फिर इसके अलावा इंडस्ट्री जो है, ये कहा गया कि इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए लोकल कैंडिडेट्स को, मतलब इंडस्ट्री पैसा खर्च करे, तो क्यों करेगा भाई प्राइवेट सेक्टर, उसको तो चाहिए कि भाई हमारे पास डायरेक्टली लोग आए सीख के और फिर वो हमें जो है वो प्रॉफिट क्रिएट करके दे, यही तो होता है ना भाई। भाई एक प्राइवेट सेक्टर का काम क्या है कि उनको चाहिए स्पेशलाइज लोग, उनको चाहिए वेल ट्रेन्ड लोग जो कि उनके बिजनेस को जो है बढ़ाने पर काम करें। कौन से यस और नो? तो ये चीज गड़बड़ी एक बहुत बड़ी हम लोग को इन सब इस प्रकार की बिल्स में देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है ये सब बिल्स जो है ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये वोट बैंक्स हैं, राइट। ऐसा दिख रहा है ना कि वोट बैंक के तौर पर कि लोकलाइट्स का दिल जो है वो जीता जा रहा है। मैंने माना कि कई बार जो है वो बाहर के लोग जो है वो किसी स्टेट के अंदर आकर लोकलाइट्स की जॉब जो है वो उस पर खतरा बन जाते हैं, बट ऐसा कहा जाता है जनरली, यस ऐसा कहा जाता है। बट एक्चुअल मेरी जो थिंकिंग है वो ये है कि भाई आपकी अगर आप अपने आप को अपस्किल करोगे तो ये मैटर करता नहीं है कि आप लोकलाइट हो या नॉन लोकलाइट हो। अल्टीमेटली मैटर करता है कि आपके अंदर वो उस पोजीशन पर काम करने की स्किल्स है कि नहीं। अगर आपके अंदर उस पोजीशन पे काम करने की स्किल है तो वो पोजीशन आपको मिलके ही रहेगी, वो पोजीशन फिर आपसे कोई सीख नहीं छीन नहीं सकता। और स्किल नहीं है तो बॉस स्किल डेवलप करो ना यार। जो इंडस्ट्रीज को जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो आप स्किल्स डेवलप करके इंडस्ट्रीज के पास पहुंचो, तो कैसे फिर जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और लोकलाइट्स के लिए तो ये भी फायदा होता है कि उनकी सेविंग्स भी बचेंगी। दूसरी चीज हम लोग को देखने को मिलेगी कि लोकलाइट्स कई बार कम मतलब प्राइस में जो है, यानी कि कम उसमें जो है वो हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं कम वेजेस में, कम सैलरी में। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि उनको रेंट वगैरह पे खर्चा करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती जैसे कि जो नॉन लोकलाइट्स को होती है, राइट। बट प्रॉब्लम यहाँ पर स्किल्स की है। अगर लोकलाइट्स के पास स्किल्स नहीं है तो भाई इंडस्ट्री तो बाहर के लोगों को लेगी ना। इंडस्ट्री तो उन्हीं को लेती है ना, प्राइवेट सेक्टर उन्हीं को लेता है कि भाई जो काम करने के लिए केपेबल हो। ऐसे तो नहीं इंडस्ट्री ने माइंडसेट बना के रखा कि नहीं फलाना वो व्यक्ति उस शहर से आएगा तो ही मैं उसको लूंगा, भले ही वो अंगूठा छाप क्यों ना हो। ऐसा नहीं होता ना, यही बात है। तो ये इस प्रकार के बिल जो है वो क्लियरली वोट बैंक्स के तौर पर जो है वो नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं। ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताएं कि आपका क्या मानना है। तो ये चीज है। अब ये कहा गया कि 3 साल का टाइमलाइन जो है वो दिया जाएगा इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अगर क्वालिफाइड लोकल कैंडिडेट जो है वो अवेलेबल नहीं है तो, राइट। फिर इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी क्लॉज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन जो 50% का है नॉन मैनेजमेंट की पोजीशन पर, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, यानी कि 75% से 50% कर सकते हो। मैनेजमेंट पोजीशन को 50% से 25% कर सकते हो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में। अब लीगल चैलेंजेस इसके अंदर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो पहली चीज तो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। डोमिसाइल का मतलब निवासी स्थान आधारित जो आरक्षण है,
ये लीगल चैलेंज जो है वो क्रिएट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में सबसे पहला पॉइंट तो आर्टिकल 14 ये इक्वलिटी इंश्योर करता है। आर्टिकल 15 और 16 अलाउ करते हैं स्पेशल प्रोविजन विदाउट प्रेजुडाइज, मतलब कि बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के आपको जो है वो अपलिफ्ट करना है आम जनता को, कि भाई दो के बीच में भेदभाव ना हो। कोर्ट का जजमेंट भी सामने आता है, डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक 1984 का केस था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि भाई प्रेफरेंसेस आप दे सकते हो बट आप नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड नहीं करोगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर भी, हरियाणा के अंदर 75% का रिजर्वेशन जो था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और ये कहा था कि भाई इस प्रकार की प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है ये इंदिरा साहनी केस 1992 का, जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इंदिरा साहनी केस के अंदर ये डिसाइड किया गया कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर किसी भी हालत में जो है वो नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग डोमिसाइल, यानी कि अगर आप किसी मतलब स्थानीय निवासी को भी अगर ऐड कर रहे हो तो भी 50% से ऊपर किसी केस में रिजर्वेशन को नहीं करना है। फिर इस बिल के फेवर में क्या बात की गई? इस बिल के फेवर में यह बात की गई, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, कि भाई लोकलाइट्स को जॉब मिल जाएगी। इकोनॉमिक इक्विटी और डेवलपमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि उस क्षेत्र में जो है वो एक रीजनल बैलेंस क्रिएट होगा, वो क्षेत्र जो है वो डेवलप होगा, स्किल्स जो है वो डेवलप होगी वहां पर लोकलाइट्स की, राइट। सोशल स्टेबिलिटी होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं तो उनके और लोकलाइट्स जो होते हैं उनके बीच में अक्सर हम लोग को लड़ाई झगड़े वाली सिनेरियो जो है वो देखने को मिलता ही है, राइट। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि ब्रेन ड्रेन जो है वो प्रिवेंट होगा, यानी कि आपके लोकल एरिया से लोग जो है वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे जॉब करने के लिए, उनको वहीं पर ही जो है वो जॉब मिल जाएगी, राइट। फिर वहां का जो कल्चर है, लोकल कल्चर, वो प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं सेटल होते हैं तो कहीं ना कहीं मिक्स कल्चर हम लोग को देखने को मिलता है एक टेरिटरी के अंदर, राइट, एक एरिया के अंदर, एक लोकेशन के अंदर, तो वो नहीं होगा। वहां का कल्चर जो है वो प्रिजर्व रहेगा, राइट, संरक्षित रहेगा, वहां की सांस्कृतिक, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो भाई बिजनेस कॉम्पिटेटिवनेस। यार देखो, अब बेस्ट टैलेंट को आप हायर नहीं कर पाओगे। अब जब एक कंपनी, एक प्राइवेट सेक्टर बेस्ट टैलेंट को हायर नहीं कर पाएगी, अपना बिजनेस नहीं कर पाएगी, प्रॉफिट नहीं कर पाएगी, तो बोलेगी कि चलो मैं पहली फुर्सत में निकलता हूं है कि नहीं? कम ऑन से यस और नो। तो पहला पॉइंट ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। दूसरा, स्किल की शॉर्टेज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो लोकल वर्कफोर्स है उनमें स्किल्स जो है स्पेशलाइज स्किल्स हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है, राइट। अब स्पेशलाइज स्किल नहीं है तो फिर क्यों कंपनी उसको जो है वो जॉब पे रखेगी और क्यों उस पर पैसा जो है वो खर्च करेगी उसकी स्किल्स डेवलप करने के ऊपर। फिर यहाँ पर बहुत सारी कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी उस स्टेट के अंदर, कि भाई ये फालतू में से स्टेट के अंदर जो है वो एक बैरियर है, एक परेशानी है कि भाई आपको जो है वो बिल्कुल रखना ही रखना है लोकलाइट्स को, है कि नहीं। फिर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कंपनी के ऊपर रहेगा कि भाई कंपनी अगर ये बिल का पालन नहीं करती है, कानून का अगर पालन नहीं करेगी, अगर कानून बन जाता है तो कंपनी के ऊपर जो है वो केसेस जो है वो लगना शुरू हो जाएंगे, पेनाल्टीज कंपनीज को भरना शुरू होगी, राइट। तो ऐसे इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। फिर भेदभाव से रिलेटेड इश्यूज हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। तो नॉन लोकलाइट्स जो लोग होंगे उनके साथ एक प्रकार का भेदभाव होगा, राइट। इकोनॉमिक इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, यानी कि मैं तो बता रहा हूं कि टोटली स्टेट जो है वो लॉस पे चली जाएगी, क्योंकि स्टेट से जो है वो इंडस्ट्री हट जाएगी और स्टेट से इंडस्ट्री हटेगी तो स्टेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी, प्लस स्टेट का जीडीपी जो है वो गिर जाएगा। फिर सोशल टेंशन लोकल्स और नॉन लोकल्स के बीच में वही लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी। तो मेरा ये, मैं अगर अपना कंक्लूजन दूं तो मेरा मानना ये है कि भाई इस प्रकार का बिल जो है वो नहीं लाना चाहिए, राइट, क्योंकि इस प्रकार का बिल में जितने फायदे नहीं है उससे कई ज्यादा नुकसान है। और इस प्रकार के बिल को देखकर साफ सिंपल सी चीज ये झलकती है कि ये एक वोट बैंक के तौर पर ही आ रहा है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। तो आई होप कि मैंने जो अभी आपको बातें बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखिए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से रिलेटेड ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जैसे बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं ना, वैसे ही ये विद्यालय है। बट आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, कि ये विद्यालय सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए है। सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, यानी कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए है। बट इस स्कूल के अंदर 10% तक जो है वो नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स भी वो कर सकते हैं, रह सकते हैं। बट एक्चुअल में ये स्कूल जो है वो सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। बट हाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट प्लस 10%
नॉन एसटी स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखो। इसको 1997 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, शेड्यूल्ड ट्राइब है तो ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आप देखो, स्कूल है तो इसका ऑब्जेक्टिव यही होगा ना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। यहां पर ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि सीबीएसई का करिकुलम जो है वो चलता है। किसका पाठ्यक्रम चलता है? सीबीएसई का पाठ्यक्रम चलता है। तो इतने फैक्ट जो है आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखेंगे। अब इन स्कूल्स का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को क्या देखने को मिलता है? जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय है और केंद्र विद्यालय जैसे ऑपरेट करते हैं, उन्हीं की तरह ही ये ऑपरेट करता है। यहां पर लोकल आर्ट एंड कल्चर यानी कि स्थानीय कला और संस्कृति के लिए भी काफी सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट पर भी जो है वो बच्चों पर काम किया जाता है। और यहाँ पर अभी रिक्रूटमेंट हुआ है काफी ज्यादा। 2023 के बजट सेशन के अंदर जो बात की गई, यहाँ पर कहा गया कि 38,000 पोजीशन जो है वो 400 से ज्यादा स्कूल्स में जो है वो हम लोग को देखने को मिलेंगी, राइट। बट दिक्कत अभी यहाँ पर यही है कि ज्यादा मतलब इन स्कूल्स के अंदर जो है वो जिस जिस प्रकार से बजट बनाया गया है, उस प्रकार से रियलिटी में जो है वो टीचर्स हम लोग को जो है वो नजर नहीं आ रही है। एक बड़ा चैलेंज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये चैलेंज जो है वो टीचर की शॉर्टेज का ही सबसे बड़ा है। अब देखो, कुछ परेशानियां हम लोग को, कुछ चुनौतियां हम लोग को जो है वो इस मॉडल के अंदर देखने को मिल रही है। एकलव्य मॉडल के अंदर, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसमें देखो, ये सबसे बड़ा इशू जो है वो है कि नया रूल इसके अंदर ये कहता है कि हिंदी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में दक्षता जो है उसकी मांग की गई है नए नियम के तहत, कि लोगों को हिंदी आनी चाहिए, टीचर्स को हिंदी आनी चाहिए, राइट। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि काफी सारे जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट के रिक्रूट्स हैं, यानी कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जो लोग हैं, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से जो है वो आए हैं, तो उनको बड़ी दिक्कतें हो रही है और वो आज की डेट में अपना ट्रांसफर जो है वो डिमांड कर रहे हैं। और इसी को लेकर ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था मेनली, राइट। तो ये फैक्ट है एक हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो दिक्कत वाला कहानी हम लोग को इस मॉडल के अंदर देखने को मिल रही है, राइट। अब इसमें प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है टीचर्स के ऊपर कि भाई टीचर जो है उनको लोकल कल्चर की जानकारी होनी चाहिए। रिक्रूट जो है वो लोकल लैंग्वेज जो है वो लर्न करें 2 साल के अंदर, यानी कि जिनको भी इस स्कूल के लिए जो है वो रिक्रूट किया जा रहा है, चाहे वो स्टाफ हो चाहे वो टीचर्स हो, तो उनको कहा जाता है कि भाई 2 साल के अंदर अंदर आप वहां की लोकल लैंग्वेज सीख लो। जो नॉन लोकल टीचर जो होते हैं, ये बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है कि कई बार बच्चों की पढ़ाई में बाधा डालते हैं। क्योंकि देखो, एक लोकलाइट जो होगा वो अपने व्यक्ति को आसानी से समझ सकता है, भाषा के मामले में हो या किसी मतलब कल्चर के पर्सपेक्टिव से हो, राइट। तो वो एक रिलेशन जो है वो क्रिएट होता है, एक वाइब्स जो है वो मैच होती है। बट जो नॉन लोकल व्यक्ति होता है उसके साथ वो वाइब्स मैच होना थोड़ा सा दिक्कत वाला कहानी होती है। कम ऑन से यस और नो। फिर स्टाफ की शॉर्टेज हम लोग को जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये सब इश्यूज हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? तो लोकलाइट्स को जो है वो आप रिक्रूट करो, राइट। फ्लेक्सिबल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स लेके आओ, ये मैंडेटरी मत करो भाई हिंदी रिक्वायरमेंट को, राइट, नॉन हिंदी रीजन्स के लिए भी, राइट। फिर इसके अलावा कल्चरल सेंसिटिव ट्रेनिंग दो, यानी कि जितना भी स्टाफ है, जितने भी टीचर्स हैं, उनको वहां की जो है वो संस्कृति के बारे में बताओ, जिससे कि किसी को हर्ट ना हो किसी की कोई हरकत के कारण, राइट। फिर पॉलिसीज वगैरह जितनी भी आ रही हैं वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, उस पर जो है वो काम करो। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब एक आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है जो हमें बता रहा है कि धान की जो बुआई है, पैडी सोइंग जो है, उसमें डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिला है। जून 2024 के अंत में जो पैडी कल्टीवेशन है, धान की खेती है, वो सिर्फ 2.27 मिलियन हेक्टेयर्स पर हम लोग को जो है वो देखने को मिली। ये पिछले एक दशक में जो है वो सबसे कम हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, 2015 को बस छोड़कर। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, यानी कि कृषि और किसान कल्याण विभाग ने रिलीज किया है एक डेटा 5 जुलाई 2024 को, जिसमें इन्होंने हाईलाइट किया था कि कुछ चैलेंजेस जो आज की डेट में इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो फेस कर रहा है। तो क्या कारण है कि जिसके चलते हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जिन बड़े एरिया पर धान की खेती होती थी जो आज की डेट में नहीं हो रही है? तो देखो, सबसे पहली चीज तो हमें देखने को मिला एक डेटा। डेटा याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं, जनरली बस अभी तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि धान का जो एरिया है जहां पर धान की खेती होती है वो कम होता जा रहा है, यानी कि बहुत कम एरिया पर अब धान की खेती हो रही है कंपैरेटिव टू पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो देखो 2016 में 3.90 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर धान की खेती हो रही थी, अब थोड़ा सा कम हो गया है, 2017 में 3.89 हेक्टेयर हुआ। ये वेरी कर रहा है 3.60 मिलियन हेक्टेयर एरिया से लेकर 2.69 मिलियन हेक्टेरिया तक, राइट।
और 2000 एरिया में ये एरिया जो है वो थोड़ा सा हाई हुआ 2024 के कंपैरिजन में। तो मतलब धीरे धीरे करके एरिया जो है वो कम होते जा रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? देखो, एक तो पानी की समस्या, फार्मर जो है उन्होंने शिफ्ट कर दिया है अपने बोइंग वाला जो सीजन होता है उसको जून से जुलाई जो है वो कर दिया है, क्योंकि रेनफॉल प्रेडिक्टेबल नहीं है। पहले जो है वो जून के आसपास हम लोग को देखने को मिलता था कि मानसून में जो है वो रेन आ जाती थी, बट अब काफी जगह पर डिले हो गई है रेन, है कि नहीं? तो इसलिए उन्होंने शिफ्ट कर दिया। जून 2024 में हम लोग को जो है वो 11% रेनफॉल की कमी देखने को मिली, यानी कि 11% बारिश की कमी आई, वर्षा की कमी आई, जो बिल्कुल भी सूटेबल जो है वो नहीं है खारिफ के लिए, राइट? नेक्स्ट, रेनफॉल जो है वो आज की डेट में उसका हमें देखने को मिल रहा है कि समय की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब कहीं पर भी बारिश हो रही है, किसी भी समय जो है वो हो रही है, किसी भी मात्रा में हो रही है। तो ये बड़ा अब प्रेडिक्ट करना जो है मुश्किल है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। एक ही कारण है, वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। और उस कारण की वजह जो है वो है ह्यूमन बींग्स, जिन्होंने इतना ज्यादा प्रदूषण जो है, पोल्यूशन जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज किया हुआ है। नेक्स्ट, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पैडी में जो है वो कंटिन्यूअस फ्लडिंग की आवश्यकता है 10 सेंटीमीटर तक। आप जानते हो ना यार भाई, धान की खेती में पूरा खेत में पानी भरा रहता है, तो भाई उसमें 2 हफ्ते तक तो आपको जो है वो पानी जो है भरा रखना है। अब पानी ही नहीं है तो क्या करोगे आप? अगर ड्राई जून रहा तो क्या करोगे? मॉइस्चर ही नहीं हो पाएगा, तो फसल जो है वो खराब हो जाएगी। इसलिए ये क्षेत्र जो है वो कम होते जा रहे हैं धान की खेती के। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बस सिंपल सी चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। फिर ट्रेडिशनल क्रॉप के कैलेंडर जो है वो आउटडेट हो गए क्लाइमेट चेंज के कारण, क्योंकि वही मैंने आपको बोला ना कि जून से जुलाई में शिफ्ट कर रहे हैं किसान। तो जो कैलेंडर ईयर जो था एग्रीकल्चर का वो चेंज हो रहा है, राइट? वो आउटडेटेड है, अपडेटेड नहीं है। और वो अपडेट कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी पता ही नहीं है, एक आंकड़ा ही नहीं मिल पा रहा कि भाई किस जगह पर कितनी रेनफॉल होगी, क्या फ्रीक्वेंसी में होगी, किस समय पर होगी, कुछ नहीं आइडिया जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है, राइट? नेक्स्ट, ओवरऑल खारिफ की पोजीशन की बात करें तो जून 28 तक 24.07 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो खारिफ क्रॉप्स का हम लोग को देखने को मिला, जिसमें पैडी यानी कि धान, पल्सेस यानी कि दलहन जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑयल सीड यानी कि तिलहन, ये सब जो है वो शामिल थे। और ये बेसिकली 2023 के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई हम लोग को देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पर पल्सेस, ऑयल सीड और कॉटन, ये 3 चीजों में बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिली। तो पल्सेस और ऑयल सीड की अगर हम बात करें, यानी कि दलहन और इसकी तिलहन की अगर हम बात करें, तो पल्सेस जो है उसका भी हम लोग को देखने को मिला कि उगाने वाला यानी कि या फिर उसकी खेती का एरिया जो है वो बढ़ गया। अब देखो यार, ऑब्वियस सी बात है कि कोई एरिया जो है वो कम होगा तो उस एरिया पर जो है वो दूसरा क्रॉप जो है वो कब्जा लेगा, क्योंकि खेत को तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है वो नहीं हुई है, बंजर नहीं हुई है। यहाँ पर मिट्टी के बंजर होने की बात नहीं हो रही है, या एग्रीकल्चर के डिक्लाइन की बात नहीं हो रही है। यहां पर सिंपली फोकस किया गया है एक ही चीज के ऊपर, जो है वो धान, पैडी, कि उसकी खेती जो है वो कम हुई है और उसकी जगह पर दूसरे क्रॉप्स को उगाया गया है। उसकी खेती कम क्यों हुई है, तो उसका कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। अब ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ये खारिफ क्रॉप्स के बारे में एक अच्छी आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए, राइट? इनका जो है वो सोइंग सीजन की अगर हम बात करें, ये कब जो है वो बोया जाता है, तो रेनी सीजन के दौरान जो है वो इसको बोया जाता है साउथ वेस्ट मानसून में, राइट? अक्टूबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक ये हम लोग को देखने को मिलता है। और मेजर क्रॉप्स इसके अंदर, ये मेजर क्रॉप्स के नाम ध्यान में रखना, ये एग्जामिनेशन में जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। धान, मक्का, पैडी, मेज, मिलेट्स, राइट? पल्सेस, ऑयल सीड, कॉटन, शुगर केन, राइट? ये सब चीजें ध्यान में रखना। 55% इंडिया के टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में खारिफ का कंट्रीब्यूशन होता है। अब मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे आप ये बताएं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसका फॉर्मूला क्या है उसको कैलकुलेट करने का? कम ऑन, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। और अगर आपने देखो, आपको ये सब तो बेसिक चीजें हैं कि भाई ये 1.5 गुना ज्यादा जो है वो जो लागत है उसका दिया जाएगा। अब लागत को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताओ। और ये तभी पता लगेगा जब आप जनरल स्टडीज की प्रॉपर तैयारी कर रहे होगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, बड़ी से बड़ी कोचिंग भी ये प्रॉपर फॉर्मूला जो है बताती नहीं, बच्चों को बोल देती कि अपने हिसाब से पढ़ लो। ये एमएसपी का टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाया नहीं जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो एमएसपी कैलकुलेट करने का मुझे फॉर्मूला बताओ। मैं एक हिंट देता हूं,
A2+FL और C2। अब बताओ मुझे ये क्या है A2+FL और C2? इसी में ही पूरा फॉर्मूला छुपा है। चलो आगे की जो है वो चर्चा करें। मेज रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में मक्का क्रांति। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर, ग्रीन रेवोल्यूशन ने फोकस किस चीज पर किया? हरित क्रांति ने फोकस किस चीज पर किया? गेहूं और चावल पर, वीट और राइस पर, राइट, जिससे कि हम गेहूं और चावल के मामले में आत्मनिर्भर जो है वो बन सके। अब हम लोग को एक और रिवोल्यूशन जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट, जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है, वो है मेज प्रोडक्शन का, राइट, यानी कि मक्के के प्रोडक्शन का, राइट। अब इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। 1999 से 2000 के पीरियड में इंडिया के अंदर जो मक्के का प्रोडक्शन है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। लिखने की जरूरत नहीं है, एवरेज जो ईल्ड है पर हेक्टेयर की, मतलब एवरेज जो प्रति हेक्टेयर औसत जो है उसकी जो उत्पादकता हम लोग को प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, वो भी हम लोग को देखने को मिला 1.8 से 3.3 टन हो गया है। और इंडिया जो है वो 5वीं लार्जेस्ट कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है प्रोडक्शन के मामले में मेज के, मक्का उत्पादक में हम लोग 5वें नंबर पर जो है वो आते हैं, राइट। पूरे दुनिया भर में 2.59% हमारा कंट्रीब्यूशन मक्के के मामले में देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पर हम आते हैं सीरियल क्रॉप्स के मामले में, राइट। अब अगर बात करें अनाज की फसलों में, तो मक्का जो है वो तीसरे स्थान पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। मक्का तीसरे स्थान पर है सीरियल क्रॉप्स के मामले में। मेजर स्टेट्स मक्का उगाने वाली जो है वो कौन सी है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और मेज जो है वो पूरे साल, मक्का जो है वो पूरे साल जो है वो उगाया जा सकता है, उसकी खेती पूरे साल हो सकती है, राइट। मेनली जो है वो खारिफ सीजन के दौरान हम लोग को देखने को मिलती है कि 85% खेती जो है वो इसकी मक्के की हम लोग को देखने को मिलती है। एक्सपोर्ट भी हमने जो है वो अच्छा किया हुआ है। 8,900, आप कह सकते हो कि 8,000 9,000 का आप मान सकते हो, 9,000 करोड़ रुपए का, लगभग एवरेज 9,000 करोड़ रुपए का ट्रेड जो है वो हमारा हुआ है, एक्सपोर्ट हमारा हुआ है। और कहां पर हमने एक्सपोर्ट किया है? बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल, मलेशिया, श्रीलंका में। 60% मक्के का उपयोग जो है वो पोल्ट्री और लाइव स्टॉक में होता है, मुर्गी पालन और पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। और मात्र 20% ही डायरेक्टली ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, मनुष्य कंज्यूम करता है। मक्का जो है वो प्राइमरली एनर्जी सोर्स हम लोग को देखने को मिलता है किसका? लाइव स्टॉक का, राइट। इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि ब्रॉयलर और कैटल फील्ड्स के लिए होता है। ब्रॉयलर आपको पता होगा ना, जो ये मुर्गे हम लोग को देखने को मिलते हैं, ब्रॉयलर मुर्गे। फिर इंडस्ट्रियल उपयोग जो है वो इसकी अगर हम बात करें, तो मक्का ग्रेन जो हम लोग को देखने को मिलता है 68 to 70% इसके अंदर स्टार्च कंटेंट होता है, जिसका उपयोग टेक्सटाइल, पेपर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी किया जा सकता है, राइट। तो ये फैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। और मक्के का उपयोग तो इथेनॉल प्रोडक्शन में भी होता है। अब देखो, गेहूं और चावल के ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की अगर हम कंपैरिजन करें मक्के की क्रांति के साथ, मेज रेवोल्यूशन के साथ, तो इसमें हम लोग को सबसे मेन चीज देखने को मिलती है कि मेज रेवोल्यूशन में जो है वो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व है। अब क्यों मेज रेवोल्यूशन में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है? क्योंकि इसकी क्रॉस पॉलिनेशन मतलब फीचर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका क्रॉस पॉलिनेशन का हम लोग को देखने को मिलता है, क्रॉस परागण का देखने को मिलता है, जो कि इसका विपरीत जो होता है गेहूं और चावल, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन का होता है, स्व परागण का होता है। मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो लेता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी के कारण, राइट, इसके हाइब्रिड नेचर के कारण। अब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने इंडिया का पहला एमिलोपेक्टिन वैक्सी मेज हाइब्रिड जो है वो तैयार किया इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए मतलब कि भाई गेहूं और चावल के अंदर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग नहीं कर सकते हो, यस, बट आप मक्के में जो है वो कर सकते हो। अच्छा, गेहूं और चावल में क्यों नहीं कर सकते? देखो यार, गेहूं और चावल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। हम नहीं चाहते कि ये इसके कारण क्या बोलते हैं, इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण, इसके हाइब्रिड अगर हम करने की इसको कोशिश भी करें, तो उसके कारण जो है वो किसी प्रकार की उसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए, जैविक कोई चैलेंज आ जाए और विनाश हो जाए उस पर्टिकुलर क्रॉप का, तो ये हम नहीं चाहते। बट हम मेज के मामले में हम ये इंश्योर करते हैं, क्योंकि देखो यार, वो एक तो पूरे सालों साल उसका कल्टीवेशन हो सकता है। मैंने भी बताया आपको 85% कल्टीवेशन खारिफ सीजन में हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो हम इसका जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम इथेनॉल के लिए भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए इसमें चेंजेस लाने से हमें कोई नुकसान जो है वो ज्यादा नहीं होगा। तो आगे की चर्चा करें। इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर, इन्होंने ऑपरेट किया है मेज डबल हैप्लॉइड फैसिलिटी को कर्नाटक के अंदर, जो कि हाई यील्डिंग और रेजिलिएंट मेज लाइन जो है वो बना रहे हैं, यानी कि इसके अंदर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स।
फिर काफी सारे हमारे इनिशिएटिव है, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो 2007 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स, इनके प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज करना, राइट। मिशन फोकस करता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करा सके किसानों को, राइट, कि जिससे कि बेहतर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब अडॉप्ट जो है वो की जा सके, भाई नई नई तकनीक वगैरह जो है वो शामिल जो है वो की जा सके, राइट, एग्रीकल्चर में। फिर इंडिया मेज समिट हम लोग को 2022 के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि जितने भी लोग मेज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मक्के के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो सब एक जगह पर शामिल होकर नए नए इनोवेशन, नए नए चैलेंजेस, नई नई अपॉर्चुनिटी मक्के के उत्पादन को लेकर उस पर जो है वो बात करते हैं। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है हमारी, ये स्कीम जो है इसने भी फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने पर जो है वो काम करती है स्कीम, राइट, कि किसान को जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो हो सके। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो आप जानती हो, 1960 का ग्रीन रेवोल्यूशन। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताओ। बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर 2047 तक कैसा होगा, उससे रिलेटेड एक बहुत ही शानदार यहां पर आर्टिकल आया गाइस। इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर देखने को मिलेगी 2047 तक। क्या हम लोग आज की डेट में एक डेवलपिंग कंट्री है? बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, यस और नो। नहीं, हम इमर्जिंग कंट्री है। अब से आप कभी भी अपनी कंट्री को डेवलपिंग मत बोलना, अब से बोलना इमर्जिंग कंट्री। ये नया वर्ड है जो अक्सर हम लोग को आर्टिकल्स में देखने को मिल रहा है कि इंडिया डेवलपिंग नहीं है, इंडिया इमर्जिंग है। तो देखिए गाइज, अब हम इस गोल को जो है वो अचीव करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो ये कहा है कि हमें जो है वो 7.6% की एनुअल ग्रोथ चाहिए अगले 25 सालों तक, यानी कि कम से कम इतनी एनुअल ग्रोथ हमें हमारी होनी चाहिए, तब ये टारगेट आसानी से हमारे अचीव जो है वो हो पाएंगे। फिर हम लोग को हाई ग्रोथ जो है वो करनी है, राइट। फिर हम लोग को जितनी भी फोकस रखा गया है डोमेस्टिक और एक्सटर्नल कैपिटल एक्यूमुलेशन के ऊपर, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेविंग करनी है, और उस सेविंग का इस्तेमाल हम लोग को इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो है वो करना है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, राइट, आत्मनिर्भर बनाना है इंडिया को पूरी तरह से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है। तो ये सब बेसिक चीजें जिसके बारे में आपको पता है। काफी सारी बैंक्स और एनबीएफसी जो है, राइट, और इसके अंदर डिजिटल और नीश बैंक्स भी जो है वो शामिल हम लोग को देखने को, यानी कि बैंकिंग सेक्टर को और जो है वो ब्रॉड करो, बड़ा करो, राइट। इंक्लूजन, जिसको समावेशन हम लोग बोलते हैं, बैंकिंग इंक्लूजन पर जो है वो काम करो। तो ये सब चीजें हैं, ये रिकमेंडेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। फिनटेक कंपनीज का भी एक इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को देखने को मिलता है। बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन जो है वो होना, कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बैंक्स जो है वो प्राइवेटाइज अगर होंगे तो उनका मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर होगा। अब देखो यार, मेरा मानना यह है कि भाई जो सरकारी जो बैंक्स हैं, जो सरकारी चीजें, उनको रेदर देन प्राइवेटाइज करना, उसको स्ट्रिक्ट करो ना यार। भाई जो प्राइवेट सेक्टर जब आएगा तो आप क्यों बोलते हो कि प्राइवेट सेक्टर आने के बाद ही सुधार होगा? आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप एफिशिएंट नहीं हो। भाई गवर्नमेंट सेक्टर में भी सुधार हो सकता है ना। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर की तरह जो है वो स्ट्रिक्टली ऑपरेट करो, जैसे प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है कि हमें टारगेट्स के ऊपर काम करना है, स्ट्रिक्ट चीजों के ऊपर, तो भाई क्यों बोल रहे हो आप कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही स्ट्रिक्ट होगा? हाँ, प्राइवेट सेक्टर जरूर इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकता है, नई नई चीजें लेकर आ सकता है, बट आप स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करो, ना कि क्लियरली डिसइन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोला है मैंने अभी, आपको पता है। और ये सब टर्म्स है वो समझ में आते हैं जब आप जीएस की क्लास जो है वो करते हैं। अगेन इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, ये सब इकोनॉमिक्स वाले ये सब जो टॉपिक्स वगैरह जो होते हैं ना, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म्स जीएस और करंट अफेयर्स दोनों में मिलते हैं। तो इसलिए आपको रेगुलरिटी बस अपनी मेंटेन करनी है। फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यार आज की डेट में। एनपीए का तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। डिजिटल लेंडिंग, आप देखिए पर्सनल लोन्स है वो लोगों को दे दिए जाते हैं, जानबूझकर थोप दिए जाते हैं, फिर लोग जो है वो पे नहीं करते, तो एनपीए की समस्या जो है बढ़ने लगती है। डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी का इशू, पब्लिक सेक्टर बैंक सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, राइट, कॉर्पोरेट बॉन्ड का मार्केट जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। तो अब ये प्रॉब्लम्स है, तो वही उसका सोल्यूशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था समझने के लिए। ये टॉपिक जो था वो, उसमें सिंपली सी चीज ये बताई गई है, आपको एक टारगेट बस लिख लेना है, लिख लो कि 2047 का टारगेट है इंडिया का, कि इंडिया को जो है वो डेवलप कंट्री के तौर पर उभर कर आना है। उससे पहले ही इंडिया आ जाएगी यार। अब यार देखो, ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है, एसओपी के बारे में, मानक संचालन प्रक्रिया। यानी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं ना, जैसे कि वोटिंग हुई, अब इलेक्शन के दौरान वोटिंग होती है, तो ईवीएम है, ईवीएम को जो है वो कितने परसेंट तक आप वेरीफाई कर सकते हो, और ईवीएम में जो वीवीपीएटी जो होती है उसको मतलब कितना वेरीफाई करोगे आप। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख लोगों ने जो है वो अगर वोट जो है वो डाले हैं, राइट,
तो आप जो है वो उन 1 लाख वोटों को तो एकदम वेरीफाई नहीं करोगे एक एक वोट को, राइट? तो आपको कुछ रैंडमली जो है वेरीफाई करना पड़ेगा कि चीजें सही है कि नहीं, राइट? तो आप कितना करोगे? तो सिर्फ इसमें बताया गया है कि आप करोगे 5%। तो ये बोला गया है, एक प्रोसीजर ये कहता है कि ईवीएम और वीवीपीएटी के जो माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं उनको 5% तक ही सिर्फ वेरीफाई जो है वो किया जाता है। और वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि 1400 वोट्स पर मशीन जो है उसका एक आंकड़ा, मिनिमम आंकड़ा इतना जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो प्रिपेयर की जाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जो है वो सख्त आवश्यकता है, राइट? नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करें, म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिया और ताइवान के बीच में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जो एग्रीमेंट है, देखो इंडिया और ताइवान के बीच का ये एग्रीमेंट है, ये पहला बायलैटरल एग्रीमेंट हम लोग को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बीच में देखने को मिल रहा है, इंडिया और ताइवान के बीच में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर, राइट? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप जानते हैं ये जैविक उत्पाद जिसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग जो है वो ना किया गया हो। और एग्रीमेंट जो है वो बताया जा रहा है कि इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यानी कि भारत से जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि चावल हुए, प्रोसेस्ड फूड्स हुए, हर्बल टी हुए, ये ताइवान को हम लोग जो है वो पहुंचाएंगे। अच्छा, इसके अलावा APEDA बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि इस पूरे जो मिशन है या एग्रीमेंट है उसको इंप्लीमेंट करने का काम होगा APEDA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, और एग्रीकल्चर एंड फूड एजेंसी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो ताइवान की हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनका रहेगा। तो इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ताइवान की तरफ से एग्रीकल्चर एंड फूड एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, राइट? तो ये इन्वॉल्व रहेंगे जो इस पूरे मतलब ऑर्गेनिक जो डील है, पहली बायलैटरल डील इंडिया और ताइवान के बीच में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर, उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम लोग को एक मेंस का देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपको कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।